रशिया और यूक्रेन के युद्ध को एक हफ्ता हो चुका है और इन एक हफ्तों में बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे सैनिक मारे गए रशिया और यूक्रेन के। लेकिन अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हमने इससे क्या सीखा। यानी कि भारत अगर मान लो कल को किसी देश के साथ अगर भारत का युद्ध होता है तो उसमें भारत ने इस युद्ध से क्या सीखा, यानी कल को भारत किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाएगा किसी दूसरे देश के खिलाफ। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी से रिलेटेड कि हमने इस बीते एक हफ्ते में जो चल रहे युद्ध रशिया और यूक्रेन से भारत ने क्या सीखा है। तो कहा जाता है कि इश्क और जंग में सब चीज़ जायज़ होती है। इश्क प्यार व्यार का तो पता नहीं, लेकिन युद्ध में सब चीज़ जायज़ होती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी कभी वॉर होता है तो उसमें दोनों ही देशों के सैनिक शहीद होते हैं। तो उसमें ह्यूमन राइट का वायलेशन, यानी कि इंसान के अंदर की जो मानवता होती है, जो इंसानियत होती है, वो ख़त्म हो जाती है। और जब भी किसी के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो जाती है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए ही कहा जाता है जंग में सब चीज़ जायज़ होती है, प्यार व्यार में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। ये आता है कि आप युद्ध में किस देश का कितना नुकसान करते हो। पहली बात तो जो नुकसान किया जाता है किसी भी देश का, वो सिर्फ बम गोलों से या फिर हथियारों से नहीं किया जाता। एग्जाम्पल बताता हूँ चाइना का। चाइना ने कोरोना वायरस लेके आया, एक तरीके से जितने भी देश थे सबकी इकोनॉमी, सबकी जीडीपी इस कदर गिराई कि मतलब आज तक भी वो देश उठ नहीं पाए हैं ढंग से। तो इसीलिए यहाँ पर जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, यहाँ पर जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज और नाटो वाले हैं उन्होंने क्या किया, रशिया के ऊपर स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का परमानेंट बैन लगा दिया एक फाइनेंशियल प्रोटोकॉल के तहत। अब आखिरकार ये स्विफ्ट सिस्टम क्या है? स्विफ्ट सिस्टम बेसिकली जैसे आप कभी भी किसी को पैसे भेजते हो ऑल ओवर इंडिया, तो एक IFSC कोड होता है जो कि आपको पता होना चाहिए, उसी के बाद आप उसको अकाउंट में पैसा भेज सकते हो पूरे इंडिया में कहीं भी। जैसे मैंने तमिलनाडु से भेजा, शिलोंग भेजा, जम्मू भेजा, कहीं भी। उसी तरीके से अगर मुझे इंटरनेशनल किसी को पैसा भेजना है, किसी को बाहर पैसा भेजना है इंडिया के, तो उसके लिए एक स्विफ्ट कोड होता है। उस स्विफ्ट कोड के तहत ही आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो सकती है अगर आपका बहुत बड़ा कारोबार है। तो वो रशिया पे परमानेंट बैन लगा दिया है इन वेस्टर्न कंट्रीज ने। तो जो बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि मतलब आप सिर्फ हथियारों के दम पे ही किसी का नुकसान नहीं कर सकते, काफ़ी सारे सैंक्शंस, ट्रीटी और एक प्रोटोकॉल के तहत भी कर सकते हो। और रशिया को जो ये स्विफ्ट सर्विसेज वाला जो बैन लगा है, इससे रशिया को काफ़ी नुकसान होगा। इसका विकल्प भले ही है रशिया के पास, लेकिन वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा कि मतलब उसमें क्या है। रशिया बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है वो। फिर तीसरा पॉइंट इसमें आता है हमारा प्राइवेट कंपनीज। आप लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी वीडियोस में काफ़ी बार ये चीज़ बोलता हूँ कि जितनी भी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो एप्पल हो, गूगल हो, फेसबुक हो, अमेजोन हो, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास इतनी पावर होती है, ये किसी देश की सत्ता को हिलाने की ताकत रखती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो अभी रिसेंटली 8 से 10 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया का एक विवाद हुआ था फेसबुक के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पेंडेमिक जैसी सिचुएशन बनी हुई थी। तो उसकी वजह से वहाँ की न्यूज़ एजेंसी का काम जो वो चल नहीं पा रहा था, और वहाँ पर फेसबुक ने बीच में आके कदम रख दिया कि लोग अब न्यूज़ फेसबुक पे पढ़ने लगे। फेसबुक पे सारी डिटेल आने लगी, जो भी सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब इस पे न्यूज़ पढ़ने लगे। तो बेसिकली है तो ये मोस्टली सब फेसबुक का ही। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि फेसबुक ने डायरेक्ट चैलेंज किया था जो ऑस्ट्रेलिया के PM है स्कॉट मॉरिसन को। तो मैं आप लोगों को बताना इतना चाहता हूं कि इसमें कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और अगर मैं आप लोगों के साथ इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया का जो कैंपेन चलाया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत, उसमें अगर वो इंडिया कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी से काम करता है तो कल को जब बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आएंगी तो उससे हो सकता है कभी अगर युद्ध जैसी सिचुएशन बने तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी इंडिया का सपोर्ट करें, क्योंकि इन बड़ी कंपनीज का सपोर्ट बहुत मायने रखता है इंडिया के लिए और किसी भी देश के लिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, जो आता है आर्म्स डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब ये होता है कि अगर भारत हथियार बनाता है तो कल को ऐसा ना हो कि भारत सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद अगर मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, उसका आउटपुट निकाल रहा हूँ और मैं उससे खुद ही सेटिस्फाइड हो रहा हूँ, चाहे वो प्रॉपर तरीके से बना है या नहीं बना है, या उसका रिजल्ट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर मैं बताना ये चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो टेक्नोलॉजी बनाई है कल को ऐसा नहीं है कोई दूसरा देश वो टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता। अगर बात करूँ तो चाइना हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है आर्म्स और वेपन्स बनाने में, क्योंकि हम लोग अपना 80% वेपन जो है वो ज़्यादातर रशिया और इजराइल यहाँ से मंगवाते हैं। तो बात सिर्फ में इतनी निकल के आती है कि सिर्फ खुद को सेटिस्फाइड करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि रशिया के 5 फाइटर जेट यूक्रेन की सेना के द्वारा ही गिराए गए हैं, जिसमें कि उन्होंने जो यूज़ किया है सेल्फ डिफेंस सिस्टम वो रशिया की ही देन है।
अब अगला पॉइंट बनता है हमारा इंटरनेशनल लॉ को लेके। जितने भी इंटरनेशनल लॉ होते हैं, ट्रीटीज़ होती हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जैसे शिमला कन्वेंशन हुआ था, वियना कन्वेंशन हुआ था, या फिर उसके बाद अभी जो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, तो ये चीज़ें वापस से लिखी जा सकती हैं। मतलब ये कोई परमानेंट कोई लकीर नहीं होती पत्थर की, ये हो गया तो इसी के तहत काम होगा। रशिया ने तोड़ी ना मिन्स्क एग्रीमेंट को, तोड़ा, उन्होंने यूक्रेन का पार्ट कब्जा रहे हैं ना वो लोग, तो ये चीज़ वापस से भी लिखी जा सकती है। तो मैं इंडिया के पार्ट पे ये बोलना चाहता हूँ कि कल को ऐसा ना हो कि अगर हमारा युद्ध होता भी है अपने पड़ोसियों से, तो ऐसा नहीं कि हम एग्रीमेंट के तौर पे रुके रहे। अगर कल को भारत को पहला कदम उठाना भी पड़े वॉर के लिए, तो भारत उठाएगा, क्योंकि अब ये वो भारत नहीं रहा है ना पहले वाला कि कभी हम अटैक ही नहीं करेंगे फर्स्ट। मैं इस चीज़ को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल को अगर मान लो किसी भी देश का युद्ध होता है, तो अगर वो देश खुद ही उस युद्ध में नहीं कूदता है, अगर अपने पार्ट पे नहीं लड़ेगा, तो कोई भी देश आपका साथ नहीं देगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप अफगानिस्तान की हालत बहुत अच्छे से जानते हैं। अफगानिस्तान में सरकार थी यूएस की बिठाई हुई, जिसके प्रधानमंत्री थे अशरफ गनी। जैसे ही तालिबान ने ये कहा कि हम लोग 15 तारीख को काबुल पे कब्जा करने वाले हैं, वो 2 दिन पहले ही अफगानिस्तान छोड़ के चले गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। यानी कि वॉर में सरेंडर करना ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। अगर आप खुद के पार्ट पे लड़ोगे तभी आपका लोग साथ देंगे, ये मतलब मैं कहना चाहता हूँ इसमें। तो यही थे अभी तक के जो 4-5 पॉइंट्स थे कि मतलब हमने रशिया और यूक्रेन के युद्ध से आखिरकार क्या सीखा, यानी कि भारत ने क्या सीखा। तो इस टॉपिक से जरा हट के बात करते हैं। मैं इंडियन मीडिया और गोदी मीडिया को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि किसी भी न्यूज़ या किसी भी टॉपिक के ऊपर इस तरीके से पागल नहीं होते हैं कि मतलब अपने चैनल की टीआरपी और अपने चैनल को बढ़ाने के लिए कि मतलब आप किसी दूसरे के इमोशंस या दूसरे के ऊपर अभी क्या बीत रही है उसके बारे में ना ही सोचो। तो मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ही कर्नाटक के निवासी नवीन, जो कि यूक्रेन के अंदर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, वो रशियन शेलिंग का शिकार हो गए। तो भारत और नवीन के पेरेंट्स के लिए ये काफ़ी दुखद खबर है कि मतलब ऐसा हुआ। लेकिन इंडियन मीडिया इस चीज़ को कुछ इस तरीके से दिखाती है कि इस पर पीएम मोदी ने क्या कहा, इस पर नवीन के पेरेंट्स ने क्या कहा, नवीन के पेरेंट्स ने क्या क्या आरोप लगाए, भारत अब क्या करेगा, इसका पार्थिव शरीर लाया जाएगा नहीं लाया जाएगा, इस तरीके की बातें करी जा रही हैं इंडियन मीडिया के द्वारा। लेकिन मेरा इसमें मानना ये है कि अगर कभी भी ऐसी न्यूज़ निकल के आती है तो उसको इतना बड़ा मुद्दा हाईलाइट करके नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उससे बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है उसके घर वालों पर, कि उसके घर वाले जब भी कभी अगर टीवी भी खोलते हैं तो उनको यही चीज़ दिखाई देगी। और ये चीज़ सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, ये बहुत 3-4 दिन से ये चीज़ चली हुई आ रही है। तो ये चीज़ की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंडियन मीडिया से कि मतलब इस चीज़ को इतना हाईलाइट ना करें कि मतलब अपने चैनल को और अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए इस तरीके का जो हथकंडा है वो आप लोग ना अपनाएं। और ये चीज़ मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब मुझे बुरा नहीं लग रहा है, बात बुरा लगने वाली नहीं है, लेकिन नवीन को आने वाले टाइम में सिर्फ याद उसके पेरेंट्स ही रखेंगे और कोई याद नहीं रखेगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अभी अफगानिस्तान के अंदर एक इंडिया का एक रिपोर्टर शहीद हुआ था, तो शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शायद उसका नाम नहीं पता। उसका नाम दानिश सिद्दीकी था, लेकिन उसको भी आज अगर हम देखें तो कोई नहीं जानता। जो दानिश के पेरेंट्स हैं, उसके फैमिली वाले, उनको पता है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। तो जब आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हो तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए उसका इतना बड़ा मीडिया में दिखाना कि भाई हम बहुत केयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये चीज़ सही नहीं है। और ये बात शायद आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, नहीं तो बस इसको यहीं रोकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी फैमिली वालों को ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।